Hello everyone and welcome to AAA Ace Accounts with Tanikant. Hello everyone. Hi. Good morning, good afternoon, good evening, whatever applicable. इस पर्टिकुलर वीडियो में हम अकाउंटिंग का वेरी बेसिक सीखने वाले हैं। वो प्लेटफॉर्म बिल्ड करने वाले हैं जिसके ऊपर हम सारी अकाउंटिंग को सीखेंगे और कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स सीखने वाले हैं जो अकाउंटिंग करते हुए कई दफ़ा यूज़ होगी। उनका मीनिंग अच्छे से समझने वाले हैं ताकि आगे हमें कोई तकलीफ ना हो और हम कन्वीनियंटली आगे आने वाले सारे कॉन्सेप्ट्स को ढंग से समझ सकें। तो चलिए सबसे पहले एक बिग क्लैरिटी ला दूं। कई टर्म्स हैं जो पढ़ने जा रहे हैं उससे रिलेटेड डिनोट की जाती हैं। आपने सुना होगा अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, अकाउंट्स। ये तीनों सिनोनिम नहीं है, इन तीनों का मीनिंग सेम नहीं होता। तो सबसे पहले मैं इन तीनों में फर्क बता दूं आपको। देखिए, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का पूरा प्रोसेस। इसमें काफी चीजें इन्वॉल्व हैं, काफी स्टेजेस इन्वॉल्व हैं। वो अकाउंटिंग है, ये एक प्रोसेस है। वहीं अकाउंटेंसी हमारा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम अकाउंटिंग करना सीखेंगे, जो कुछ प्रिंसिपल्स पे, कुछ रूल्स पे, कुछ कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है। वो सब अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है और अकाउंट्स वो बुक्स हैं, वो रिकॉर्ड्स हैं जिनके अंदर हम अकाउंटिंग करते हैं। तो अकाउंट्स किताबें हैं जिनमें अकाउंटिंग होती है। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है पूरा और अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले मैंने ये क्लियर कर दिया। तो कभी भी पूछा जाए तो आपके सब्जेक्ट का नाम क्या हुआ? आपके सब्जेक्ट का नाम हुआ अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी बोलना है ना? ओके। तो चलिए सबसे पहले हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन, जो पढ़ने जा रहे हैं उसकी डेफिनेशन सीख लेते हैं कि क्या क्या करना है इसके अंदर। सो अकाउंटिंग, मैंने जैसा कि बताया, प्रोसेस है। इसकी डेफिनेशन बता रहा हूं। अकाउंटिंग इज एन आर्ट, एक आर्ट है। ऑफ व्हाट? आर्ट ऑफ फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन, सेकंड रिकॉर्डिंग, देन क्लासिफिकेशन, देन समराइजिंग। किसकी? आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ financial data. Of what? Of financial data. I'll explain this now. देखिए, अकाउंटिंग करनी कहाँ पड़ती है? कोई भी बिजनेस है, प्रॉफिट कमाना चाहता है या नहीं कमाना चाहता उससे फर्क नहीं पड़ता, बट उसमें ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व है। बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। पैसा आता है, पैसा जाता है, सामान खरीदा जाता है, सामान बेचा जाता है, सामान उधार पे बेचा जाता है, मशीन्स खरीदी जाती हैं, फर्नीचर खरीदा जाता है, कार खरीदी जाती है, सामान को उधार पे खरीदा जाता है, पैसे दे के खरीदा जाता है, बैंक में पैसा। ये बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्व होते हैं। इन्हें कहीं लिखना पड़ेगा एक ऑर्डरली फॉर्म में, ताकि उससे मीनिंग लगाया जाए, ताकि उस इंफॉर्मेशन का बेस्ट यूज किया जाए बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए। ये सभी चीजें अकाउंटिंग में आती हैं। तो अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, एक आर्ट है, एक कला है क्या करने की। सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करने की कि जो ट्रांजैक्शन हुआ वो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है भी या नहीं। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अकाउंटेंट को ये जज करना है, ये पता लगाना है, ये आइडेंटिफाई करना है कि ये ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन था या नहीं। अगर जो ट्रांजैक्शन हुआ वो अकाउंटिंग था तो फिर उसे रिकॉर्ड कर लेना है। रिकॉर्ड करने के बाद इस पूरे रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करना है। क्लासिफाई करने के बाद फिर उसको समराइज भी करना है। समराइज करना है, पर ये सभी आपको उन ट्रांजैक्शन का करना है जो फाइनेंशियल इन नेचर है। सिंपल सी बात, जो मनी में मेजरेबल है। तो अकाउंटिंग सिर्फ उन चीजों की हो सकती है, उन चीजों को रिकॉर्ड किया जा सकता है, समराइज किया जा सकता है, क्लासिफाई किया जा सकता है जिनको मनी टर्म्स में डिनोट किया जा सके। इसी के साथ जुड़ा हुआ है एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं मनी मेजरमेंट। तो अकाउंटिंग सिर्फ उन चीजों की होती है जिन्हें मनी की टर्म्स में मेजर किया जा सकता है। जिन्हें मनी की टर्म्स में मेजर नहीं किया जा सकता उनकी अकाउंटिंग भी नहीं हो सकती। तो ओनली फाइनेंशियल डेटा इज recorded, classified and summarized. Now how this takes place?
देखिए कोई ट्रांजैक्शन हुआ, मान लीजिए कि हमने एक बिजनेस है, उसने सामान खरीदा है, सामान खरीदा है राम से और खरीदा है उधार पर, मतलब पैसे नहीं चुकाए हैं, पैसे देने बाकी हैं। तो इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया, तो ऑफ कोर्स ये ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट है, हमें लिखना पड़ेगा। हमने सामान खरीदा है, हमें पैसे भी देने बाकी है राम को, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं एज अ ट्रांजैक्शन, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। इसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, हम इसे रिकॉर्ड कर लेंगे एक जगह लिख लेंगे। ये ट्रांजैक्शन को हम लिख लेंगे, एक लिखने का प्रॉपर तरीका है पर उसकी मैं बात नहीं करता अभी। इसको एक जगह हम कहीं पर रिकॉर्ड कर लेंगे कि हमने सामान खरीदा राम से। ये पढ़कर हमें पता चल जाए कि हमने ये ट्रांजैक्शन एंटर किया है इस पर्टिकुलर डेट को इतने अमाउंट से, ये हमें पता चल जाए, इसको हम कहीं रिकॉर्ड कर लेंगे। राम से हमने फिर सामान खरीदा, कभी फ्यूचर में राम को हमने पैसे भी दिए, कभी थोड़ा पेमेंट किया, थोड़ा राम ने हमें डिस्काउंट दिया, थोड़े गुड्स हमें अच्छे नहीं लगे, हमने राम को रिटर्न कर दिए। ये काफी ट्रांजैक्शन हुए हमारे राम से, राम हमारा रेगुलर सप्लायर है। अब अगर मुझे जानना, और इसके साथ राम जैसे और 10-20 सप्लायर्स हैं मेरे, 10-20 कस्टमर्स हैं मेरे जिनको मैं सामान बेचता हूँ, बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो रहे होंगे खरीदने के, बेचने के, इन सभी को पेमेंट करने के, इन सभी को सामान बेचने के, इन सभी से पेमेंट रिसीव, मेरे जिनको मैंने सामान बेचा उन कस्टमर से पेमेंट रिसीव करने के बहुत ट्रांजेक्शन हो रहे होंगे। इन सभी ट्रांजेक्शन की भीड़ के बीच मुझे सिर्फ राम से रिलेटेड डिटेल्स चाहिए, ताकि मुझे पता चल जाए कि राम से कब कितना सामान खरीदा, राम को कब कितना पैसा दिया, कितना पैसा देना बाकी है, ये पता चल जाए। तो मैं क्लासिफिकेशन का रिकॉर्ड, क्लासिफाइड रिकॉर्ड और रखूंगा जिसमें मैं सिर्फ राम से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स लिखूंगा। तो अकाउंटिंग में मुझे एक बार तो हर होने वाले ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, फिर उसको क्लासिफाई भी करना है हर एक एक नेचर के अंदर या हर एक एक अकाउंट के अंदर, जहां से मुझे स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन मिले एक जगह की, अगर मुझे चाहिए हो तो मुझे उसे क्लासिफाई भी करना है। आइडेंटिफाई किया ट्रांजैक्शन को, रिकॉर्ड किया एक जगह, और फिर एक तरह के ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करके एक साथ भी लिख दिया। क्लासिफिकेशन करने के बाद समझिएगा, साल की शुरुआत में हमने राम से कुछ सामान खरीदा, थोड़े दिन बाद और सामान खरीदा, फिर कभी उसको पेमेंट कर दिया, कभी उन्होंने हमें डिस्काउंट दिया, कभी हमने उन्हें चेक से पेमेंट किया, कभी हमने सामान उन्हें वापस रिटर्न कर दिया। बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हुए हैं। कुछ परचेज हुई थी, कुछ सामान पहले खरीदा था, उसका पेमेंट हम कर चुके हैं, कुछ सामान हम लौटा चुके हैं, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हुए हैं। In the end, what actually matters is, crucially matters is one thing, how much we owe to राम, कितना पैसा हमें राम को देना बाकी है, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। अगर ये सवाल पूछा जाए अकाउंटेंट से कि आप बताइए राम को कितने पैसे देने बाकी हैं, तो ये मैटर करता है क्या उनसे 3 महीने पहले कभी सामान खरीदा था और उसका पेमेंट हमने 2 महीने बाद कर दिया था, ये मैटर करता है क्या? नहीं। तो एक समरी भी चाहिए मुझे उस इंफॉर्मेशन की जो अभी रेलेवेंट है, अभी काम की है। पास्ट इंफॉर्मेशन कहीं रिकॉर्डेड है, रहने दो, क्लासिफाइड है, वो भी रहने दो, मुझे अभी समराइज्ड इंफॉर्मेशन दो भाई, एक कंक्लूसिव इंफॉर्मेशन दो कि कितना पैसा राम को देना बाकी है। पूरी स्टोरी मत सुनाओ कि कब कितना सामान क्या खरीदा था, कब रिटर्न किया, कब पेमेंट दिया, तू फाइनल बता भैया कि अभी कितने पैसे देने बाकी हैं। तो हमें समराइज इंफॉर्मेशन भी चाहिएगी। तो अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग भी होगी, फिर क्लासिफिकेशन, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन होगा, फिर रिकॉर्डिंग होगी, फिर क्लासिफिकेशन होगा उस इंफॉर्मेशन का, और फिर समराइज्ड इंफॉर्मेशन भी होगी। बट ये सभी हमें करना है किसका? फाइनेंशियल डेटा का ही, जिसे मनी की टर्म्स में मेजर किया जा सके। सो अकाउंटिंग इज एन आर्ट of identification, recording, classifying, summarizing of financial data and analysis and interpretation thereof. सिर्फ रिकॉर्ड करके, क्लासिफाई करके, समराइज करके हम रुकेंगे नहीं, फिर हम मीनिंग भी निकालेंगे, उससे मतलब निकालेंगे। उस इंफॉर्मेशन को जो रिकॉर्डेड है, क्लासिफाइड है, समराइज है, उस इंफॉर्मेशन से हम एक मीनिंगफुल डिसीजन मेकिंग पोजीशन पे आएंगे।
हम एनालिसिस करेंगे बिजनेस का कि बिजनेस अच्छे से परफॉर्म कर रहा है या नहीं, प्रॉफिट हमने अच्छे कमाए हैं या नहीं, हम हमारे कंपटीशन से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं, हाउ लॉन्ग वी आर गोइंग टू सर्वाइव, हम प्रिडिक्ट करेंगे कि हम कितना सर्वाइव कर सकते हैं बिजनेस में, कितना अच्छा बिजनेस है हमारा, क्या हमारे कस्टमर्स हमें रेगुलरली पे करते हैं, क्या हम हमारे सप्लायर को टाइमली पेमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये काफ़ी चीज़ें एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, और ये काम भी अकाउंटिंग का पार्ट है। तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन से हमें लग रहा है कि अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने से लेकर, आइडेंटिफाई करने से लेकर, उनका एक समराइज्ड मीनिंग, फुल इंफॉर्मेशन तक पहुंचना और उस इंफॉर्मेशन को यूज करना सब अकाउंटिंग में कवर्ड है। तो ये थी अकाउंटिंग की डेफिनेशन। अकाउंटिंग, इट इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा and analysis and interpretation of that information. I hope you have understood this definition, है ना। चलिए अब हम इस डेफिनेशन को समझने के बाद कुछ टर्म्स को समझते हैं जो आगे अकाउंटिंग में यूज की जाती है, कुछ टर्मिनोलॉजी, उनकी डेफिनेशन समझेंगे सिंप्लीफाइड वे में, ताकि आगे अकाउंटिंग करने में जब ये टर्म्स यूज हो तो हमें कन्वीनियंटली समझ में आ जाए कि इनका मीनिंग क्या है, हम प्रॉपर्ली इसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो हमने अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटेंसी क्या होती है, अकाउंट्स क्या होती है समझा, अकाउंटिंग की डेफिनेशन समझी। अब आप स्क्रीन पे कुछ नोट्स देख पा रहे होंगे, इन नोट्स के जरिए मैं आपको कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अकाउंटिंग में ये सारी चीजें जो हमें करनी है ये हम कैसे करेंगे। तो देखिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, तो ट्रांजैक्शन के नेचर से हम पता लगाएंगे कि ये अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है या नहीं, फाइनेंशियल नेचर का होना चाहिए, बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। उसके बाद इसे रिकॉर्ड करना है, तो कहाँ रिकॉर्ड करें, तो एक बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा जिसे हम बोलते हैं जर्नल। सर कैसे रिकॉर्ड करेंगे इस बुक में, कैसी दिखती है ये बुक, क्या फॉर्मेट होगा इस बुक का, सब समझेंगे इन गुड टाइम। कुछ रूल्स होंगे उसके बेसिस पे करेंगे, बट आई विल एक्सप्लेन यू लेटर। फॉर नाउ आपको बस इतना समझ लेना है कि जो रिकॉर्डिंग होती है वो एक किताब में होती है, उस किताब का नाम होता है जर्नल। फिर होगा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन एक अलग बुक में किया जाएगा जिस बुक का नाम होगा लेजर। क्लासिफिकेशन भी होगा, वो कहाँ होगा, लेजर्स में। तो क्लासिफिकेशन हो जाएगा एक बुक में जिसका नाम होता है लेजर। फिर समराइजिंग की जाएगी, समराइजिंग एक स्टेटमेंट में की जाएगी, उस स्टेटमेंट का नाम होता है ट्रायल बैलेंस। साथ ही बनाया जाता है समराइजिंग के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक बैलेंस शीट भी बनाई जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ, एक ट्रेडिंग अकाउंट। ये सिर्फ अभी आपको नाम दे रहा हूं, इनको इन गुड टाइम अच्छे से समझेंगे कैसे बनाना है, सब आगे आएगा। अभी जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इतनी वैरायटी ऑफ बुक्स इन्वॉल्व है और ये पूरा प्रोसेस इन्वॉल्व है, और ये पूरा प्रोसेस हम समझेंगे अकाउंटिंग के अंदर। ठीक बात है। तो अब आइए हम समझते हैं कुछ बेस। तो हमने अकाउंटिंग क्या होती है ये समझ लिया, अकाउंटिंग किन बुक्स में होती है ये भी समझ लिया। अब चलिए कुछ बेसिक टर्म्स समझ लेते हैं अकाउंटिंग की। तो नोट्स आपको दिख रहे होंगे आपके सामने। अकाउंटिंग का प्रोसेस मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। सबसे पहली टर्म जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं वो है कैपिटल। देखिए, कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट करना है बिजनेसमैन को, तो उसे पैसा लगाना पड़ेगा बिजनेस में कुछ, क्योंकि बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिनमें पैसा इन्वॉल्व है। फर्नीचर खरीदना पड़ेगा, कुछ मशीन्स खरीदनी पड़ेगी, सैलरी वगैरह पे करनी पड़ेगी स्टाफ को, सामान खरीदना पड़ेगा बेचने के लिए या प्रोड्यूस करने के लिए, रॉ मटेरियल वगैरह खरीदना पड़ेगा। तो ये सारा पैसा लगेगा, इसके लिए हम कुछ पैसा लगाते हैं बिजनेस में। तो बिजनेस का ओनर बिजनेस में जो भी पैसा लगाता है, चाहे वो कैश के रूप में हो, पैसों के रूप में हो, फंड्स के रूप में हो या रिसोर्सेस के रूप में हो, वो सब कहलाता है कैपिटल। फंड्स या रिसोर्सेस employed by the owner of the business into the business is known as capital. I hope आपको ये समझ में आया हो कि कैपिटल क्या होती है। सिंपल सी बात है, बिजनेस का ओनर बिजनेस में जो भी पैसा लगाता है पैसे के फॉर्म में या किसी भी और फॉर्म में, तो वो जो पैसा लगा हुआ है, वो जो फंड्स लगे हुए हैं, वो जो रिसोर्सेज लगे हुए हैं, वो कहलाते हैं कैपिटल। बट कैपिटल से रिलेटेड एक और चीज बताने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना चाहता हूं, एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना चाहता हूं। तो चलिए आप इधर देखिए एक मिनट के लिए। देखिए, अकाउंटिंग काफी कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है।
काफी अजम्पशंस पे बेस्ड है, कुछ कन्वेंशंस पे बेस्ड है, चलन है बस ये, इसलिए आपको मानना पड़ेगा। तो उन्हीं में से एक कॉन्सेप्ट है जिसे बोलते हैं सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट इज नथिंग बट अजम्पशन। आप मान लो ऐसा होता है, ये फॉर अ फैक्ट बात सही नहीं है, बट इफ वी डू नॉट अज्यूम दिस, अकाउंटिंग वुड बिकम अ लॉट डिफिकल्ट एंड इट वुड बी इनकन्वीनियंट। तो ये अजम्पशन लेना कन्वीनियंट बनाएगा अकाउंटिंग को, मोर मीनिंगफुल बनाएगा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को, इसलिए ये हम कर रहे हैं। तो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट आखिर होता क्या है अब समझिएगा। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, मैं सबका मीनिंग समझाता हूं आपको। देखिए, सेपरेट का लिटरल मीनिंग क्या होता है? अलग। इंग्लिश में लिख रहा हूं सीधा, अलग। एंटिटी का मीनिंग होता है एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस, अस्तित्व। और कॉन्सेप्ट का मतलब होता है अजम्पशन। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब ये निकल रहा है कि आप मान लो कि अलग एग्जिस्टेंस है। किसकी अलग एग्जिस्टेंस है? बिजनेस की और ओनर की, दोनों एक दूसरे से अलग हैं। इन दोनों की सेपरेट एग्जिस्टेंस है। ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। क्या बोलता है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि बिजनेस और बिजनेस के ओनर के अलग एग्जिस्टेंस है। ये मान लो आप, बिल्कुल अलग एग्जिस्टेंस है। आसान शब्दों में कहूं या थोड़ा रफ टर्मिनोलॉजी में कहूं तो आप तो ये मान लो कि जिस दिन बिजनेस खुला, यानी जिस दिन राम ने अपनी दुकान खोली, उस दिन से अकाउंटिंग की नजरों में राम एक अलग एग्जिस्टेंस रखता हुआ इंसान हो गया और बिजनेस एक अलग एग्जिस्टेंस रखता हुआ इंसान हो गया। हम तो बिजनेस की नजरों से देखेंगे तो दुकान भी एक इंसान की तरह दिखेगी। तो राम बिजनेस और बिजनेस का ओनर राम जनरल स्टोर और राम दोनों अलग एग्जिस्टेंस रखते हैं अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव में। बिजनेस एंड बिजनेस के ओनर का सेपरेट एग्जिस्टेंस है। अब ये बिजनेस का ओनर बिजनेस में अगर कुछ पैसा लगाता है, फंड्स लगाता है, रिसोर्सेज लगाता है, कुछ भी, देखिए अब आपको भी इसी नजरिए से देखना है। आपको बिजनेस को अलग इंसान मानना है तो आप समझिएगा, ये ओनर जो है ना, ये ओनर है राम, और ये बिजनेस का नाम मैं रख देता हूं राम जनरल स्टोर। ये आज ही खुला है, बधाई दो राम को, कॉन्ग्रेचुलेशंस राम ने आज दुकान खोली है, राम जनरल स्टोर, और राम खुद है। अकाउंट्स की नजरों से देखोगे तो क्या देखोगे? राम एक अलग इंसान है, राम जनरल स्टोर एक अलग इंसान है। आज ही इंट्रोड्यूस करवाया हमने आपको राम जनरल स्टोर से हेलो। राम जनरल स्टोर एक इंसान है, हेलो बोलिए इसको, हेलो राम जनरल स्टोर। तो अब राम और राम जनरल स्टोर की दोनों की अलग एग्जिस्टेंस है। मतलब राम अगर श्याम को पैसे देता, वैसे ही राम ने राम जनरल स्टोर को पैसे दिए, फंड्स दिए, रिसोर्सेज दिए। राम के पास खुद का फर्नीचर पड़ा था, इसने घर का एक्स्ट्रा फर्नीचर उठा के दुकान पे लगा दिया राम जनरल स्टोर पे। तो राम ने राम जनरल स्टोर रूपी एक इमेजिनरी पर्सन को रिसोर्सेज दिए हैं। इसको कहते क्या है? ये फंड्स और रिसोर्सेज जो हैं, इसको हमने एक टर्म दी डिनोट करने की, कैपिटल। तो कैपिटल की डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई, पर अब जो बात बताने जा रहा हूं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कैपिटल है, ये राम जनरल स्टोर के लिए उधार है। किसका था पैसा? किसका था फर्नीचर? राम का था, और राम ने राम जनरल स्टोर को दे दिया यूज करने के लिए। राम जनरल स्टोर का थोड़ी हो क्या वो, राम ने खरीदा उसको, राम का फर्नीचर है, राम का कमाया हुआ पैसा है, खून पसीना एक करके उसने पैसा कमाया है। तो वो राम जनरल स्टोर का नहीं हो जाएगा, वो राम जनरल स्टोर पे उधार है। उधार बोले तो लायबिलिटी है। तो बिजनेस के लिए बिजनेस का ओनर जो पैसा लगाता है, यानी कि कैपिटल, एक लायबिलिटी होती है बेटा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्यों होती है लायबिलिटी? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमें मजबूर करता है ये बोलने को, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो बिजनेस और बिजनेस के ओनर को अलग एग्जिस्टेंस देता है। अगर अलग एग्जिस्टेंस नहीं देता तो बिजनेस का ओनर है, बिजनेस का ही पैसा है, पर नहीं, अकाउंटिंग की नजरों से, अकाउंटिंग की नजरिए से
अकाउंटिंग के चश्मे से बिजनेस और बिजनेस के ओनर की अलग एग्जिस्टेंस होती है हमेशा, कोई सब्जेक्टिविटी नहीं है इसमें, हमेशा ही होगी, ऑलवेज ऑब्जेक्टिव है ये, कंप्लीट हो गई बात। बिजनेस और बिजनेस के ओनर की सेपरेट एग्जिस्टेंस होती है। बिजनेस का ओनर बिजनेस में जो पैसा लगाता है उसे कैपिटल कहा जाता है, कैपिटल बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है। वाई? बिकॉज ऑफ सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो एक टर्म समझी हमने, अकाउंटिंग की डेफिनेशन समझी है, और मैंने आपको बताया कि कैपिटल क्या होती है। बिजनेस का ओनर बिजनेस में जो पैसा लगाएगा, रिसोर्सेज लगाएगा, उसे हम कैपिटल बोलते हैं, किसी भी रूप में लगाए वो। और कैपिटल बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है। बिजनेस और बिजनेस के ओनर दोनों अलग होते हैं। और एक बात, अकाउंटिंग हमें बिजनेस के पर्सपेक्टिव से करनी है, ओनर के पर्सपेक्टिव से नहीं। आप अकाउंटिंग किसकी करोगे? राम की नहीं करोगे, आप राम जनरल स्टोर की अकाउंटिंग करोगे। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट टर्म लाइबिलिटी। सर अभी समझाया आपने, लाइबिलिटी बेसिकली उधार होता है, करेक्ट है। द अमाउंट विच द फर्म हैज टू पे टू द आउटसाइडर्स इज नोन एज लाइबिलिटी। और जो इनसाइडर को देना है, बिजनेस के अंदर का आदमी, ओनर, इनसाइडर्स लाइबिलिटी इज कैपिटल, आई हैव जस्ट एक्सप्लेन। वो भी लाइबिलिटी है बिजनेस के लिए, बट वो इनसाइडर्स लाइबिलिटी है। और आउटसाइडर्स ओनर के अलावा जिसको भी बाहर पैसा देना है, सामान खरीद के लाया, पैसे देने बाकी है, जो बाहर का उधार है, वो लाइबिलिटी कहलाता है। लाइबिलिटी दो तरह की होती है, वेरी सिंपल, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। अभी सिंप्लीफाइड वे में समझा देता हूं। जो लाइबिलिटी लंबे समय में पे की जाएगी, यूजुअली 1 ईयर, नॉट नेसेसरीली, बट यूजुअली 1 साल से ज्यादा समय के बाद पे करेंगे, ऐसा उसका टर्म है कॉन्ट्रैक्ट का, तो वो जो सौदा होगा वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होगा। और जिसे कम समय में पे कर दिया जाएगा, जिसे जल्दी पे करने की जरूरत है थोड़े से समय में ही, वो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होगी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी की मैं रीड कर लेता हूं जो लिखा हुआ है। दोज लाइबिलिटीज विच आर टू बी रीपेड आफ्टर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, से जनरली आफ्टर 1 ईयर, आर नोन एज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। एग्जाम्पल, लॉन्ग टर्म लोन्स। बैंक से आपने कोई लोन लिया है कोई मशीन खरीदने के लिए, तो उस लोन को आप ऑफकोर्स 1 साल में रीपे नहीं कर पाएंगे। मशीन चलेगी, सामान बनाएगी, आगे आने वाले कुछ सालों में पैसा होगा, मैं अच्छा पैसा कमा पाऊंगा, तब वो लोन पे करूंगा, तो वो लॉन्ग टर्म लोन हो गया, जिसको 1 साल से ज्यादा समय में पे करेंगे हम प्रोबेबली। और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी हो गई, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को करंट लाइबिलिटी भी बोलते हैं। करंट मतलब अभी की है, करंट है, रीसेंट है। तो करंट लाइबिलिटी जो उसकी डेफिनेशन हो गई, जो 1 साल के अंदर अंदर रीपे कर देंगे। दोज लाइबिलिटीज विच आर टू बी रीपेड विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, से जनरली विद इन 1 ईयर, आर नोन एज शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। एग्जाम्पल, बैंक से कोई शॉर्ट टर्म लोन लिया है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक कोडी, सब आगे एक्सप्लेन करूंगा क्या होते हैं। अभी एक्सप्लेन करके मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता आपको, तो आप समझ लीजिए छोटे समय में पे कर देने वाला उधार करंट लाइबिलिटी, लंबे समय 1 साल से ज्यादा समय में पे करने वाला उधार लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। लाइबिलिटी माने उधार। आउटसाइडर्स लाइबिलिटी, कैपिटल के अलावा वाली सारी लाइबिलिटीज। कैपिटल, इनसाइडर्स लाइबिलिटी, वो लाइबिलिटी जो हमें ओनर को पे करनी है। कैपिटल क्यों लाइबिलिटी होती है? क्योंकि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अगली टर्म जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं वो है एसेट्स। एसेट्स की मैं डेफिनेशन भी नहीं पढ़ूंगा, उससे पहले आपको कुछ चीजें कहूंगा जो सभी एसेट्स होती हैं। काफी कुछ आपको समझ में आ जाएगा कि एसेट्स होते क्या है। बिजनेस चलाना है तो बिजनेस में संपत्ति चाहिए। एग्जाम्पल देके बताता हूं। लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, कार, ऑटोमोबाइल्स, कैश, स्टॉक, दीज आर ऑल एसेट्स। एसेट्स की डेफिनेशन पढ़ के बताता हूं आपको। एसेट्स आर वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज, कुछ वैल्यू है उनसे एसोसिएटेड, फालतू नहीं है, कुछ वैल्यू है, पैसा मिलेगा, बेच के पैसा मिल सकता है। ऑक्यूपाई करने के लिए कुछ पैसे देने पड़े होंगे, कुछ रिसोर्सेज लगे होंगे उस एसेट को लाने में। तो आर वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज ओन बाय द फर्म, थ्रू विच अ फर्म इज एबल टू गेट ईदर कैश, उसके थ्रू या तो हमें कैश मिलता है या कोई बेनिफिट मिलता है इन नियर फ्यूचर, या हम उससे कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ऐसा भी एयर कंडीशनर है, एसेट है मेरा, उससे मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूं। एसेट्स वो प्रॉपर्टीज हैं जो बिजनेस में है, वैल्यूएबल है, पैसे दे के बनाई गई हैं या रिसोर्सेज लगे हैं उनके क्रिएशन में। बिजनेस में क्यों है? या तो बेचने के लिए, या उसको यूज करके मैं गुड्स बनाऊंगा, या उसको यूज करके मैं सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा, या उसकी सर्विसेज को मैं यूज करूंगा बिजनेस में, बिजनेस को स्मूथ ऑपरेट करने के लिए। दोज आर एसेट्स।
Now, just like liabilities were short term and long term, current liabilities and non-current long-term liabilities, similarly, assets are also current assets and fixed assets. I'll explain. वैसा ही मीनिंग है. फिक्स्ड एसेट्स, दोज एसेट्स विच आर हेल्ड बाय अ फर्म फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जनरली मोर देन 1 ईयर, जिनको लंबे समय तक रखना है, लंबे समय यूजुअली 1 साल से ज्यादा समय के लिए रखना है, वो हो जाएंगे हमारे क्या, वो हो जाएंगे हमारे फिक्स्ड एसेट्स. किस लिए रखा जाता है? स्मूथ और एफिशिएंट ऑपरेशन के लिए, और यूजुअली आर नॉट मेंट फॉर रीसेल. इनको बेचने के लिए नहीं रखा है बिजनेस में, यूज करने के लिए रखा है. दे आर फर्दर कैटेगराइज इनटू, फिक्स्ड एसेट्स को फर्दर कैटेगराइज किया जाता है टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में और इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में. टैंजिबल और इनटैंजिबल में फर्क समझाने से पहले मैं करंट क्लियर कर दूं, क्योंकि करंट और फिक्स्ड काफी रिलेटेड है और सिंपली समझ में आ जाएगा. फिक्स्ड जो लंबे समय में बिजनेस में रखा गया है, बेचने की, जिनको रीसेल करने की इंटेंशन नहीं है, बिजनेस को स्मूथ ऑपरेशंस में काम आएगा, सर्विसेज में काम आएगा, लंबा समय यूजुअली 1 साल या उससे ज्यादा. करंट एसेट्स बिजनेस में ही रखा गया है, यूज में ही लेंगे, पर 1 साल से कम पीरियड के अंदर अंदर उस एसेट को कैश में कन्वर्ट करने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है. कंपल्शन नहीं है कि ऐसा हो जाए, बट हमारी इंटेंशन यही है कि उसे 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर देंगे. करंट एसेट की डेफिनेशन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं. दोज एसेट्स विच आर हेल्ड बाय अ फर्म फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन आर जनरली मेंट फॉर रीसेल और फॉर कन्वर्टिंग इनटू कैश. एग्जांपल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल. सारी टर्मिनोलॉजी अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगी. गुड्स का जो स्टॉक पड़ा है, ये सब करंट एसेट्स होते हैं. लॉन्ग टर्म एसेट्स जो थे, फिक्स्ड एसेट्स जो थे, वो थे 1 साल से ज्यादा रखे हुए. इसमें 2 सब कैटेगरी और आई, टैंजिबल और इनटैंजिबल. टैंजिबल और इनटैंजिबल के अंदर सिंपल सा डिफरेंस है. टैंजिबल जिन्हें टच किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, देखा जा सकता है, सी किया जा सकता है, वो टैंजिबल एसेट्स होते हैं. इनटैंजिबल एसेट्स वो होंगे जिन्हें ना देखा जा सकता है, ना महसूस, जिन्हें ना टच किया जा सकता है, ना फील किया जा सकता है, सिर्फ उनकी प्रेजेंस, उनके इफेक्ट्स को फील किया जा सकता है, वो इनटैंजिबल एसेट्स होते हैं. सर क्या बात कर रहे हो, ऐसे थोड़ी कोई एसेट्स होते हैं. आई विल एक्सप्लेन इन अ मिनट. सबसे पहले टैंजिबल एसेट समझ लो. मैं पहले ही एग्जांपल दे चुका हूँ टैंजिबल एसेट्स का. एक्चुअली मैं टैंजिबल एसेट के एग्जांपल से उठकर डेफिनेशन पे आया था. पहले मैंने आपको एग्जांपल दिए थे, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, मोटर व्हीकल्स, फर्नीचर एक्सेट्रा. दीज आर ऑल टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स. नाउ इनटैंजिबल एसेट्स, देखिए हमने आज कोई इन्वेंशन किया जो हमने क्रिएट किया है, दुनिया में पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, हमने आविष्कार किया है आज. तो हम कुछ अथॉरिटीज के पास गए. हमें ये डर है कि हमारे आविष्कार को अगर कोई पा ले तो उसको बैक ट्रैक करके ये पता कर लेगा कि ये कैसे चल सकता है, और फिर वो क्रेडिट लेने लगेगा कि उसने बनाया था. तो हम अथॉरिटीज के पास गए. देश के अंदर ऐसी अथॉरिटीज हैं जो उस पर आपको पेटेंट देंगी. आपने जरूर ये टर्म सुनी होगी लाइफ के अंदर पहले कभी. आपको पेटेंट मिल जाएगा. अब हमारे पास एक्सक्लूसिव राइट है उस इन्वेंशन की कॉपीज क्रिएट करने की. ये एक राइट है मेरा. ये राइट मुझे कुछ फीस देके प्राप्त हुआ होगा, तो रिसोर्सेज लगे हैं, कैश लगा है, और ये राइट मुझे एक पावर देता है कि मैं वो इन्वेंशन प्रोड्यूस करूं, उसको बनाकर बेचूं, तो मेरे बिजनेस के स्मूथ ऑपरेशन में काम आ रहा है. तो ये पेटेंट एक कागज का टुकड़ा है. आप देख पा रहे हो क्या पेटेंट को? नहीं, एक डॉक्यूमेंट है बस, पर वो मेरा इनटैंजिबल एसेट है. मैंने कोई बुक लिखी, बहुत अच्छी अकाउंट्स पे बुक लिखी, उस बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस क्यूरेट किए नए नए तरीके के. तो वो बुक मैंने मेरी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी से क्रिएट करी है. अब उस बुक की कॉपी करने का राइट मैंने ऑब्टेन किया है, राइट ग्रांटिंग अथॉरिटीज से. पैसे दिए मैंने ताकि सिर्फ मैं उस बुक की कॉपी बना सकूं, कोई और कॉपी करे तो मैं उस पर केस कर सकूं, उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकूं. तो ये कॉपीराइट, ये कागज का एक सर्टिफिकेट जो मुझे राइट देता है कि मेरी बुक की कॉपी सिर्फ मैं बनाऊं, या किसी मैं चाहूं सिर्फ वही पब्लिकेशन हाउस उसकी कॉपीज बनाए, तो ये कॉपीराइट भी मेरा एसेट है. पर ये इनटैंजिबल एसेट्स है. तो इनटैंजिबल एसेट्स के अंदर माय डियर फ्रेंड्स आ जाएंगे पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स एक्सेट्रा. ट्रेडमार्क्स क्या होता है? जो आपका ब्रांड सिंबल होता है उसको आप रजिस्टर करवा देते हैं तो वो ट्रेडमार्क हो जाता है. कॉपीराइट मैंने एक्सप्लेन कर दिया. गुडविल
अभी के लिए आप समझ लीजिए कि बिजनेस की रेप्यूटेशन को, बिजनेस की एबिलिटी अच्छे प्रॉफिट कमाने को, उसको मॉनेटरी टर्म्स में जज करते हैं। आप अच्छे समय में गुडविल का कैलकुलेशन, वैल्यूएशन भी सब सीखेंगे अकाउंटिंग में। फॉर नाउ अभी आपको समझना था टैंजिबल इंटेंजिबल एसेट में क्या फर्क होता है, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स में क्या फर्क होता है, जो आपको समझ में आ चुका है। अगली टर्म जो है वो है डेटर्स। देखिए, डेटर क्रेडिटर से पहले मैं आपको 7th टर्म समझाना चाहता हूं, गुड्स। गुड्स सिंपली वो आर्टिकल्स हैं जिसमें हम डील करते हैं, जिसका हमारा बिजनेस है, जिसकी हमने दुकान खोली हुई है। तो मान लीजिए कि हम अगर एक सेलफोन की शॉप है तो सेलफोन हमारे गुड्स हो जाएंगे। अगर हम ग्रोसरी शॉप्स हैं तो ग्रोसरी आर्टिकल्स हमारे गुड्स हो जाएंगे। अगर हम कार बेचने वाले हैं, कार सेल्समैन हैं, कार की डीलरशिप है, तो कार हमारा स्टॉक हो जाएगी। मशीन्स बेचते हैं, जेसीबी बेचते हैं, तो वो हमारा स्टॉक हो जाएगा, वो हमारा गुड्स हो जाएगा। तो जिस भी आर्टिकल में हम डील करते हैं वो हमारे लिए गुड्स हो गए, उसको हम बिजनेस में गुड्स के नाम से ही डिनोट करते हैं। तो गुड्स आर सिंपली द आर्टिकल्स इन विच द बिजनेस डील्स इन, विच आर ईदर परचेज्ड, या तो हम परचेज कर लेंगे बने बनाए और प्रॉफिट जोड़कर बेच देंगे, हम होलसेलर हैं या रिटेलर हैं, है ना, या फिर मैन्युफैक्चर्ड फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग देम इन द मार्केट, दे आर आर करंट एसेट। ऑफ कोर्स, क्योंकि इन्हें खरीदा, थोड़े से साल भर के अंदर हम इसे बेच देंगे, या हमने बनाया तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि ये जो आर्टिकल है, ये जो गुड्स है, ये 1 साल के अंदर अंदर कैश बन जाए, तभी तो बिजनेस चलेगा, स्मूथ ऑपरेट करेगा। तो ये क्या हो गए, हमारे गुड्स हो गए, और उन्हें करंट एसेट्स भी करंट एसेट्स की तरह डिनोट किया जाता है। गुड्स में हम जिस भी चीज में हम डील करते हैं वो हमारे गुड्स हो गए। अगर मैंने किसी को हमारे बनाए हुए गुड्स बेचे और परचेजिंग करने वाले पर्सन ने, परचेजिंग पार्टी ने मुझे पेमेंट नहीं किया है, सिर्फ गुड्स बेचे हैं, और किसी चीज के बेचने की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ गुड्स के बेचने की बात कर रहा हूं, जिसकी मैंने दुकान खोली है, जिसका हमारा बिजनेस है, जिस आर्टिकल में हम डील करते हैं, वो बेचा और सामने वाले बंदे ने अगर मुझे पैसे नहीं दिए, तो वो जिसकी उधारी है हमारे ऊपर, जिसे पैसा देना है हमें, उसे हम डिनोट करते हैं एक टर्म से जो कहलाते हैं डेटर्स। आप याद रखिएगा, डेटर की टर्म ओनली इन कनेक्शन विथ गुड्स ही यूज की जाती है। गुड्स बेचे और अगले बंदे के पैसे पे करने बाकी हैं हमें, डेट ओ करता है वो हमें, उसकी लाइबिलिटी है, मेरी लाइबिलिटी नहीं है, उसे पैसा देना है, तो वो हमारा डेटर हो गया। तो हमने किसी को गुड्स बेचे, दीज आर दोज पर्सन्स टू हुम गुड्स आर सोल्ड बट ऑन क्रेडिट, ऑन उधार, by business and from whom money is recoverable in future, not get recovered, फ्यूचर में वो देगा, वो हो गए डेटर्स। डेटर्स हमारे करंट एसेट्स होते हैं। सामान लेके गया है तो ऐसा नहीं कि 1 साल तक पैसा नहीं देगा, यूजुअली स्पीकिंग 1 साल के अंदर अंदर इनसे पैसा रिकवर हो जाएगा। उधार पे सामान बेचा तो उधार पे खरीद भी सकते हैं। तो अगर हमने गुड्स जिसमें हम डील करते हैं उसे खरीदा है किसी से और उनको पैसा देना बाकी है, तो जिनको पैसा देना बाकी है गुड्स का, वो कहलाते हैं क्रेडिटर्स। जिनसे हमने गुड्स परचेज किए हैं और पेमेंट करना अभी भी बाकी है, तो हमें जिन्हें पेमेंट करना बाकी है वो हमारे हो गए क्रेडिटर। जिनसे पैसे लेने बाकी हैं, आगे बेचा सामान और कस्टमर से पैसे लेने बाकी हैं, तो वो हो गया हमारा डेटर। कस्टमर को पैसे देने बाकी हैं तो वो कस्टमर डेटर। सप्लायर को हमें पैसे देना बाकी है तो वो सप्लायर हमारा क्रेडिटर। गुड्स के रिलेशन पे रहता है। डेटर हमारा एसेट है, करंट एसेट है। सप्लायर क्रेडिटर, क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी है और करंट लाइबिलिटी है। जैसे आप आपके डेटर से 1 साल में पैसा एक्सपेक्ट करते हो, तो वो भी आपसे 1 साल में पैसा एक्सपेक्ट करता होगा। हमारी बुक्स में वो हमारा क्रेडिटर है, उनकी बुक्स में हम उनके डेटर हो, क्योंकि वो हमसे पैसा मांगते हैं। हम अकाउंटिंग हमारी करेंगे तो हम उन्हें क्रेडिटर डिनोट करेंगे। तो डेटर और क्रेडिटर टर्म आपको समझ में आई होगी, गुड्स भी समझ में आई होगी। फिर एक टर्म है स्टॉक, बहुत सिंपल। स्टॉक की टर्म, स्टॉक की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। स्टॉक का मीनिंग क्या होता है, जो गुड्स बच जाए साल के एंड में, बिकना बाकी है जिनका, वो स्टॉक हो गए, स्टॉक ऑफ गुड्स। वैल्यू ऑफ गुड्स लेफ्ट अनसोल्ड इन द बिजनेस एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज नोन एज स्टॉक। इफ इट इज मेजर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल के पहले दिन अगर आप इसकी जोड़ लगाओगे तो वो ओपनिंग स्टॉक हो गया, साल के आखिरी दिन आप लगाओगे तो वो क्लोजिंग स्टॉक हो गया। थोड़ा सा रिफाइन करना चाहूंगा इस कॉन्सेप्ट को, जरा सा टाइम और लूंगा इस पे स्टॉक पे आपसे। स्टॉक के अंदर क्या क्या आता है, देखिए स्टॉक के अंदर फिनिश्ड गुड्स भी आते हैं, बन चुके हैं, पूरे कंप्लीट है,
ठीक है, जैसे अगर हम फर्नीचर की शॉप है, फर्नीचर बनाते हैं, तो एकदम तैयार टेबल, बिकने को रेडी, स्टैंप लगा हुआ है, सनमाइका लगी हुई है, तैयार है, पैक्ड है, एकदम फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल भी आता है, जो टिम्बर पड़ी है, जिसे यूज करके मैं, लकड़ी पड़ी है जो, जिसे यूज करके मैं फर्नीचर बनाऊंगा इन फ्यूचर, तो रॉ मटेरियल, ये भी स्टॉक का पार्ट है। फिर क्या आता है? फिर आता है वर्क इन प्रोग्रेस। ना तो ये टिम्बर है, ना ये कंप्लीट फर्नीचर है, ये उसके बीच का कुछ है। टेबल अधूरी है, थोड़ा काम बाकी है, 3 टांगे बना दी, 1 टांग बनानी बाकी है ना, अभी लंगड़ी टेबल पड़ी है, तो वो वर्क इन प्रोग्रेस हो जाएगा। और एक और चीज आती है स्टोर्स एंड स्पेयर्स, टूल किट समझ लो, जैसे सामान पड़े रहते हैं ना मशीनों के, कुछ पुर्जे पाने, वो भी स्टॉक में ही आता है। जस्ट आपको एक्सप्लेन किया, बाकी स्टॉक गुड्स जो अभी तक बिके नहीं है, वो गुड्स क्या हो जाएंगे? स्टॉक हो जाएंगे। साल के पहले दिन ओपनिंग स्टॉक, साल के आखिरी दिन क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक हो गया। परचेजेस, परचेज करने का मीनिंग होता है कि खरीदना, बट अकाउंटिंग के अंदर परचेज की जो टर्म है वो स्पेसिफिकली गुड्स खरीदे, गुड्स जब मैं खरीद रहा हूं तभी मैं उसे परचेज बोलता हूं। जो खरीदे हुए गुड्स हैं हमारे, उनको हम परचेज बोलते हैं। द टर्म परचेज आर यूज्ड ओनली फॉर द परचेज ऑफ गुड्स। परचेज कैन बी ईदर फॉर कैश, या तो पैसे देके खरीदिए, या क्रेडिट पे खरीदिए। क्रेडिट पे खरीदिए तो क्या क्रिएट हो जाएंगे? क्रेडिटर्स क्रिएट हो जाएंगे, जिनको पैसा देना बाकी है। और गुड्स को खरीदते हैं हम, जब खरीद के गुड्स को लाएं तो परचेज बोलते हैं, सिंपल। और किसी चीज को परचेज नहीं बोलते, सिर्फ गुड्स के केस में परचेज बोलते हैं। सर अगर आपने कुछ ऐसा खरीदा जिसमें आप डील नहीं करते हो, आपने यूज करने के लिए खरीदा, एसेट खरीदा, तो उसे परचेज नहीं बोलेंगे बेटा। ऐसा बोलेंगे कि फर्नीचर परचेज किया, ऐसा नहीं बोलूंगा कि गुड्स परचेज किया। गुड्स खरीदे तो अकाउंटिंग में जो टर्म लिखी जाती है वो टर्म ही परचेज होती है। परचेज वर्ड यूज करते हैं हम स्पेसिफिकली। परचेज का लिटरल मीनिंग खरीदना नहीं, परचेज का मतलब गुड्स खरीदना फॉर अकाउंटिंग, अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से। सेल्स, बेचना, गुड्स को बेचने हैं तो सेल्स कहलाती है। द टर्म सेल्स इज यूज्ड ओनली फॉर सेल्स ऑफ गुड्स। सेल्स कैन बी ईदर फॉर कैश और क्रेडिट। क्रेडिट पर बेचा तो अगले से पैसा लेना बाकी है, कस्टमर से पैसा लेना बाकी है, तो वो क्या हो गया? हमारा डेटर हो गया। तो सेल, गुड्स को बेचना, सेल्स हो गई। परचेज रिटर्न, मैंने सामान बेचा, मैंने परचेज रिटर्न, एक्सक्यूज मी, परचेज रिटर्न, हमने सामान खरीदा है किसी से, करेक्ट है, और उनको उनका बेचा हुआ सामान हमें अच्छा नहीं लगा, तो हम रिटर्न कर रहे हैं वापस उनको सामान। वी आर रिटर्निंग बैक द गुड्स, बैक परचेज गुड्स जो है हमारे, उनको वापस रिटर्न कर रहे हैं, तो वो हो गई क्या? परचेज रिटर्न। वेरी सिंपल। खरीदा हुआ सामान वापस रिटर्न बैक करना इज परचेज रिटर्न। आपकी फैक्ट्री में ये सामान आया था, अब फैक्ट्री से वापस जा रहा है लौट के, तो आउटवर्ड जा रहा है फैक्ट्री के, तो इसे रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। हाउ कन्वीनियंट, रिटर्न आउटवर्ड, सामान वापस लौट के जा रहा है, तो परचेज करा हुआ रिटर्न किया, परचेज रिटर्न, खरीदा हुआ सामान वापस रिटर्न कर दिया, आउटवर्ड रिटर्न हो गया, फैक्ट्री से बाहर, बिजनेस से बाहर, तो इसे रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं, परचेज रिटर्न, खरीदा हुआ सामान। वहीं हमारा बेचा हुआ सामान कस्टमर को अच्छा नहीं लगा, तो कस्टमर ने हमें वापस कर दिया, तो वो हो गई सेल्स रिटर्न। बिका हुआ सामान वापस हमारे पास आ रहा है, फैक्ट्री में वापस आ रहा है, फैक्ट्री के अंदर इनवर्ड हो रहा है, तो इसे रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। तो परचेज रिटर्न, those goods which are previously purchased but due to some defect or for any other reason these are returned back to the creditor is known as purchase return. It is also known as return outward. Those goods which are previously sold but due to some defect or for any other reasons these are returned back by the customers or debtor is known as sales return. It is known as return inward, also known as return inward. तो आई होप आपको परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न समझ में आया हो। अगली टर्म जो है बेटा वो है प्रोप्राइटर। वेरी सिंपल, बिजनेस का जो ओनर है उसे प्रोप्राइटर कहा जाता है। प्रोप्राइटर मींस ओनर ऑफ द बिजनेस हु मेक्स इन्वेस्टमेंट एंड बेयर्स ऑल रिस्क एसोसिएटेड विद द बिजनेस। ये बिजनेस का ओनर जो है ये प्रोप्राइटर कहलाता है। नेक्स्ट है ड्रॉइंग्स। देखिए बिजनेस का ओनर है, बिजनेस में पैसा लगाता है, इन्वेस्ट करता है, तो उसे कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है। ओनर तो वही है बिजनेस का, उसे अपना घर भी चलाना है, खाना पीना भी है, तो बिजनेस उसी का है, मालिक है वो।
तो वो बिजनेस से पैसा और रिसोर्सेज निकाल कर भी ले जा सकता है कभी भी वापस। पर सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट को आप मत भूलना, बिजनेस और बिजनेस के ओनर की अलग एग्जिस्टेंस है। तो अगर बिजनेस का ओनर बिजनेस से कुछ रिसोर्सेज या बिजनेस से कुछ फंड्स लेकर जाता है वापस, तो उसे कहा जाता है ड्रॉइंग्स। उसे क्या कहा जाता है? ड्रॉइंग्स। विथड्रॉ से टर्म निकली ड्रॉइंग्स। ये बनाने वाली ड्रॉइंग्स नहीं है, विथड्रॉइंग से, विथड्रॉल से टर्म निकल के आई ये ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स द अमाउंट और रिसोर्सेज भी विड्रॉ कर सकता है ना, गुड्स लेकर चला जाए तो भी ड्रॉइंग्स निकलेगी, जरूरी नहीं है पैसे ही हो। अमाउंट और रिसोर्सेज विथड्रॉन बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस इन कैश और एसेट्स फॉर हिज पर्सनल यूज इज नॉन एज ड्रॉइंग। और क्योंकि वो ड्रॉइंग करके ले गया तो ऑफकोर्स कैपिटल कम कर देंगे उसकी। बिजनेस में पैसा लगाया तो हमने कैपिटल मान ली, बिजनेस ने माना कि उधार है हमारा, हमें पे करना है। बिजनेस ने माना, राम जनरल स्टोर ने माना कि राम को पैसे देने बाकी हैं। अब वो सामान लेकर गया तो राम जनरल स्टोर मानेगा कि भैया इतना पे हो गया, तुझे पहले देकर गया था, आज लेकर चला गया तो वापस तो इतना रीपेमेंट मान लेंगे। तो वो क्या हो जाएंगी? ड्रॉइंग्स हो जाएंगी। आई होप ये समझ में आया होगा अभी तक। प्रोप्राइटर भी एक्सप्लेन हो गया। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो आती है वो आती है ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स तो मैंने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो आती है वो है बिड डेट्स। हम सामान बेचते हैं, सेल्स होती है जो, वो कैश में भी होती है और क्रेडिट में भी होती है। क्रेडिट में होती है तो उधारी आ जाती है कस्टमर की, तो उस कस्टमर को हम बोलते हैं डेटर। ये डेटर अगर पेमेंट करे ही नहीं आपको, या तो भाग गया, गायब है, या बैंकक्रप्ट हो गया, उसकी कैपेसिटी नहीं है पे करने की, तो जो नुकसान हो गया हमारा, सामान लेकर गया ये हमसे पर उसके बदले हमें पैसा तो देगा ही नहीं, सामान लेके चला गया, सामान उससे कंज्यूम कर लिया, पैसे नहीं दे पा रहा पर अब वो, तो ये जो नुकसान हुआ इसे कहा जाता है बिड डेट्स। बिड डेट्स अमाउंट इररिकवरेबल फ्रॉम अ डेटर। डेटर आप समझ गए, सामान लेकर गया और पैसे देने बाकी है, सामान लेकर गया, गुड्स लेकर गया और पैसे लेकर देने बाकी हैं। अमाउंट रिकवरेबल इररिकवरेबल फ्रॉम अ डेटर व्हेन ही इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट माने दिवालिया, बैंकक्रप्ट बाय द कोर्ट ऑफ लॉ इज नोन एज बिड डेट्स। इट इज अ लॉस फॉर बिजनेस। बिजनेस के लिए ऑफ कोर्स ये लॉस है ना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बिड डेट्स रिकवर्ड, यही डेटर, यही कस्टमर जो कभी पास्ट में सामान लेकर गया था और पैसे नहीं दे पाया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो हमने क्या बुक कर दिए थे? बिड डेट्स लिख दिए थे, लॉस मान लिया था। हम तो भूल चुके हैं इसको कि ये पैसे देगा ही नहीं, कभी भूल चुके, बैंकक्रप्ट हो गया, अब इससे कोई व्यवहार भी नहीं हमारा, कोई टर्म्स वगैरह नहीं, अब सामान खरीदने नहीं आता। भाई साहब की लग गई किसी दिन लॉटरी और वो खुददार आदमी है, उसको याद आया कि उसने आपके पैसे डुबाए थे एक दिन और वो पैसे वापस पे करने हैं, पुराने बिड डेट्स। आप तो भूल चुके हो, आप शक्ल देखी तो पहचान में भी नहीं आए, एक बार 2 मिनट लगे याद करने में कि आखिर है कौन। फिर समझ में आया, अरे हाँ कस्टमर था हमारा, सामान लेके गया था, काफी नुकसान हुआ था, बिड डेट्स हुए थे। वो पैसे अगर वापस आ जाए, पुराने बिड डेट्स जो आप लॉस मान के भूल चुके हो, वो अगर कस्टमर कभी आपको वापस लौटाने आ जाए बाद में कभी, तो उसे कहा जाता है बिड डेट्स रिकवर्ड। पुराने बिड डेट्स कभी जो पहले का डूबा हुआ पैसा था, अगर उसमें से कुछ रिकवरी हो जाती है तो उन्हें कहा जाता है बिड डेट्स रिकवर्ड। इट इज एन अमाउंट विच वाज प्रीवियसली डिक्लेयर्ड एज बिड डेट्स बट इज रिकवर्ड नाउ। इट इज ऑफ कोर्स इनकम फॉर बिजनेस। बिजनेस पहले नुकसान माना था, आज इनकम मानो। आप तो सोच ही नहीं रहे थे कि पैसे आ जाएंगे और अब आपके पहले नुकसान मान चुके हो ना, अब उसकी रिकवरी हो गई तो इसे इनकम मान लो। अगली टर्म है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। एकदम सीधा बोलूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो 2-3 मिनट देखना इधर, बिल्स रिसीवेबल फिर समझ में आ जाएगा। देखिए, एक मिस्टर ए है और मिस्टर बी है। मिस्टर ए गुड्स बनाकर बेचते हैं बी को, तो ए ने बी को क्या करी, अब हम समझ चुके हैं, सेल्स करी। तो बी ने ए से क्या करी, बोलो? बी ने ए से परचेज करी। अब बी को क्या करना चाहिए? ए को पैसे देने चाहिए, नहीं दे रहा है, तो ये हो गई क्या? क्रेडिट सेल। यानी बी ने क्या करी है? क्रेडिट परचेज करी है बेटा। अब ए ने सामान बनाया, गुड्स बनाए और बी को बेचे, तो ए की एक कमाई, एक इनकम, एक इनफ्लो ऑफ कैश बी में फंस चुका है, क्योंकि बी पैसे फ्यूचर में कभी देगा। करेक्ट बात है। तो ए दुनिया की नजरों में, ए के लिए बी क्या है? डेटर है, तो बी डेटर हो गया ए का।
और ए क्रेडिटर हो गया बी का। ये भी समझ में आया होगा, डेटर क्रेडिटर। ए पैसे मांगता है, गुड्स बेचे हैं, उसके पैसे मांगता है, तो ए क्रेडिटर हो गया, और ए के लिए बी डेटर हो गया, बी के लिए ए क्रेडिटर हो गया। अगर बी ए को पैसे दे दे तो ये डेटर क्रेडिटर की रिश्तेदारी खत्म, सामान बेचा, पैसे मिल गए, ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। अब आप आपके रास्ते जाओ, हम हमारे रास्ते जाओ, आगे कभी जरूरत पड़े दुकान खुलिए, प्लीज आइएगा, सामान लीजिएगा, क्रेडिट सर्विस तो हम देते ही हैं, पहले भी दी थी। अब अगर बी पैसे देने की बजाय एक डॉक्यूमेंट दे देगा, है ना, एक इंस्ट्रूमेंट, एक कागज पे कुछ लिख के दे देगा, ए एक्चुअली ऑर्डर करेगा बी को, और उस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेगा कौन? बी। एक डॉक्यूमेंट देगा, उस डॉक्यूमेंट पे एक्सेप्टेंस देगा वो एक्सेप्टेंस इस बात की, देखो ए बी को ऑर्डर कर सकता है, क्यों? क्योंकि सामान बेचा है हमने और आपको पैसे देने बाकी हैं। ए ऑर्डर करेगा बी को कि जो भी तुम्हें ये कागज का टुकड़ा दिखाए तुम उसको पेमेंट कर देना, जितना तुम्हें देना बाकी है मुझे। तो ये कागज का टुकड़ा जो है, ये डॉक्यूमेंट जो है, ये कहलाता है बिल। सर क्या बोल रहे हो आप? इसे बिल थोड़ी बोलते हैं। दुकान से कोई सामान खरीदते हैं और मशीन से जो पर्ची निकलती है उसे बिल बोलते हैं? नहीं बेटा, वो इनवॉइस होता है। प्रॉपर टर्मिनोलॉजी में ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो ऑर्डर है जिसको एक्सेप्ट किया है बी ने, ये बिल है। ये बिल का टुकड़ा जो भी, ये बिल, ये कागज का डॉक्यूमेंट जो भी बी को दिखाएगा, बी उसे पैसे दे देगा। जो भी अमाउंट उस बिल पे लिखा होगा, इस बिल पे ऑफकोर्स वही अमाउंट लिखा होगा मोस्ट प्रोबेबली, जितने का सामान लेकर गया है वो। तो इस बिल के अगेंस्ट ए को क्या मिलेगा? ए को पैसे मिलेंगे, तो ए के लिए ये हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल। इसके अगेंस्ट पैसे मिलेंगे और यूजुअली 1 साल के अंदर अंदर कभी मिल जाएंगे, तो ये ए के लिए हो जाएगा एक करंट एसेट। और बी को इस बिल के, इस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट पैसे देने हैं। ए मांगेगा तो ए को देने हैं, या ए ऑर्डर करवा कर किसी और को भी दिलवा सकता है, ए की मर्जी, जिसे पैसे लेने भेजे। तो बी क्या हो जाएगा? बी के लिए हो जाएगा ये बिल्स पेएबल, क्योंकि इन्हें पैसे देने हैं इसके अगेंस्ट। तो बी के लिए ये हो जाएगी एक करंट लायबिलिटी, इनका उधार है ये। तो ये हमने आपको भी एक्सप्लेन किया, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल। बिल्स रिसीवेबल, अब मैं इसकी डेफिनेशन भी पढ़ के बता देता हूं। बिल रिसीवेबल, इट इज अ लीगल इंस्ट्रूमेंट, लीगल बाइंडिंग है, साइन होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होगा, स्टैम्प पेपर पे किया जाएगा ये। इट इज अ लीगल इंस्ट्रूमेंट विच इज जनरली रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स अगेंस्ट विच अमाउंट इज रिकवरेबल ऑन अ सर्टन फ्यूचर डेट। फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर तारीख को वो कागज का टुकड़ा दिखाकर पैसा मिलेगा हमें। इट इज आर करंट एसेट, हमारा करंट एसेट। रिसीवेबल है, करंट एसेट है ए के लिए, क्रेडिटर के लिए वो रिसीवेबल एसेट है। और वही डॉक्यूमेंट बी के लिए, डेटर के लिए लाइबिलिटी है, बिल्स पेएबल। इट इज अ लीगल इंस्ट्रूमेंट विच इज जनरली इशूड टू अ क्रेडिटर। डेटर अपने क्रेडिटर को इशू करेगा, बी ए को इशू करेगा, अगेंस्ट विच हमें पेमेंट करना है उसका, हमें पैसे देने हैं किसी फ्यूचर की डेट को, उसमें लिखे हुए फिक्स पेमेंट देने हैं। इट इज आर करंट लाइबिलिटी। तो ये मैंने आपको कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स एक्सप्लेन करी थ्रू दिस वीडियो। इससे क्या होगा कि आपको आगे आने वाली अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट समझने में हेल्प होगी। अच्छे से वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, सारी अकाउंटिंग टर्म्स को थरो कर लीजिएगा, ताकि आगे इनका यूज किया जाए तो आपको डायरेक्ट मीनिंग स्ट्राइक हो, प्रोसेसिंग टाइम भी नहीं लगना चाहिए, चुटकियों में पता चल जाना चाहिए कि किसकी बात हो रही है। एसेट बोला तो पता चल जाना चाहिए, बेडेड बोला तो पता चल जाना चाहिए, बिल्स रिसीवेबल बोला तो आपको 1 सेकंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि आखिर बात किसकी हो रही है। दिस वीडियो वॉज meant for explaining you the concept, the very basic foundation of accounting and some basic accounting terms. अगली क्लास में जल्दी मिलते हैं और चीज़ें सीखने के लिए। तब तक के लिए बाय। मैं विश करता हूँ कि आपका आज का दिन बहुत ही बढ़िया और ज़बरदस्त हो।